हेलो स्टूडेंट्स, बच्चू सिंह आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास से जो इतिहास का पार्ट है आर्ट एंड कल्चर, उसको लेकर के चलते हैं। आज आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ेंगे शैलियाँ। सबसे पहले पढ़ते हैं हम गांधार शैली। आर्ट एंड कल्चर का भी काफ़ी रोल है हर किसी एग्ज़ाम में, इसलिए इसको भी अच्छे ढंग से पढ़ लेना ज़रूरी है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम गांधार शैली। तो गांधार शैली के बारे में जानेंगे हम कि इसका संरक्षण किसने किया, किससे ये ज़्यादा प्रभावित है, इसका उपयोग किस तरीके से हुआ था, इसमें उपयोग किन चीज़ का हुआ था, ये किस किस क्षेत्र में फेमस थी। दूसरा मथुरा शैली के बारे में, तीसरा अमरावती शैली के बारे में। तो आइए चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, गांधार शैली के बारे में। तो इसको जो संरक्षण मिला था वो किसने दिया था, इसको कुषाण शासकों द्वारा संरक्षण मिला था इसका। और जो मथुरा शैली को जो संरक्षण दिया था वो दिया था कुषाण शासकों ने, और ये भी क्लियर पॉइंट हो गया। तीसरा अमरावती शैली को भी किसने दिया था संरक्षण दिया था, सातवाहन राजाओं ने। यानी गांधार शैली को विकसित करने में या उसको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका कुषाण शासकों की रही है। मथुरा शैली को भी आगे बढ़ाने में भूमिका कुषाण शासकों की रही है। अमरावती शैली अगला है गांधार शैली का। गांधार शैली में किसका जो प्रभाव देखने को मिलता है वो मिलता है, और मथुरा शैली में तीनों बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों का मिलता है, जबकि अमरावती शैली में सिर्फ बौद्ध धर्म का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। अगला है उपयोग, इनका किस किस चीज़ का उपयोग हुआ है इसमें, जो गांधार शैली है इसमें किसका उपयोग हुआ है। तो इसमें नीले बलुआ जो पत्थर है, नीला बलुआ पत्थर, उसका इसमें उपयोग किया गया है। और मथुरा शैली में लाल चित्तीदार जो बलुआ पत्थर होता है उसका उपयोग किया गया है। बलुआ पत्थर दोनों में ही गांधार शैली में, मथुरा शैली में, लेकिन गांधार शैली में नीला पत्थर यूज हुआ है, जबकि मथुरा शैली में चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर यूज हुआ है। और अमरावती शैली जो है उसमें तो अलग ही सफ़ेद संगमरमर सीमांत और अफगानिस्तान यह क्षेत्र। जो मथुरा शैली है वो उसमें है कौन सा है, मथुरा शैली में मथुरा एवं इसके आसपास का क्षेत्र था। अमरावती शैली में समझ गए ये चीज़ें, यानी उस ये सीमांत जो क्षेत्र उत्तर पश्चिम का वो पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है ना, अफगानिस्तान है। तो इन क्षेत्रों में गांधार शैली विकसित हुई थी। क्योंकि गांधार कहाँ पड़ता है, वो जो गांधार जो शैली है वर्तमान में जो गांधार है वही गांधार शैली उसको नाम जाना जाता है। पहले उसको गांधार कहते थे, गांधार को, जो अफगानिस्तान में पड़ता है। और आजकल अफगानिस्तान में जो तालिबान ने कब्जा किया हुआ है इसके कारण भी ये काफ़ी फेमस है। इसलिए इस शैली को थोड़ा सा अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि जहाँ ज़्यादा करंट में चीज़ें चलती रहती हैं तो उसके आसपास के क्षेत्र को उठा करके ही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। मथुरा शैली में मथुरा में इसका आसपास का क्षेत्र था, जैसे मथुरा, भरतपुर, अलीगढ़ आ गया, धौलपुर आ गया है, इस तरह के क्षेत्र थे। अमरावती शैली में अमरावती तथा नागार्जुन कोंडा का क्षेत्र आता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे हड़प्पा स्थलों से प्राप्त वस्तुएं। तो हड़प्पा स्थलों से प्राप्त जो वस्तुएं वो कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले हमें देखना है हड़प्पा से प्राप्त जो स्थल थे उनसे मोहनजोदड़ो और पाकिस्तान से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो प्राप्त स्थल है, उनसे हमें कौन कौन चीज़ें प्राप्त हुई हैं, या वो स्थान कहाँ है। जिस मोहनजोदड़ो है तो मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में, ये आ गया। दूसरा है हड़प्पा, तो हड़प्पा कहाँ है, पंजाब पाकिस्तान में। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा भी राजस्थान में। लोथल गुजरात में। इसके बाद है बनावली हरियाणा में। चंदूड़ो सिंध पाकिस्तान में। ये हो गए। उसके बाद हम इनको देख सकते हैं इस तरीके से ये हो गए। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से क्या चीज़ मिली है, स्नानागार मिले हैं, इससे अन्नागार मिले हैं, माता देवी मूर्ति मिली है,
हड़प्पा पाकिस्तान से क्या मिला है, इससे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान R37 मिला है, ताबूत मिला है। कालीबंगा राजस्थान से हमें क्या प्राप्त हुए, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं, वहाँ हवन कुंड बने हुए मिले हैं। इसका पता लगता है कि कालीबंगा जो है सभ्यता में ये सारी चीज़ें थी। लोथल सभ्यता है जो गुजरात में है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, धान की भूसी मिली है, खिलौना मिले हैं जो लोथल सभ्यता को दर्शाते हैं, लोथल में मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता को ये दर्शाते हैं। इन जगहों पर जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा, लोथल, बनावली, चंदूड़ो, ये सब स्थान वो हैं जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बनावली से क्या जानकारी मिलती है, जो हरियाणा में स्थान है, कि वहाँ पे जौ तथा खिलौना वाले हल मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जौ तथा खिलौना वाले हल भी उपयोग में लेते थे। चंदूड़ो जो सिंध पाकिस्तान में है, उससे हमें क्या मिला है, उससे मिला है हमें ईंट, कंगी तथा हाथी। तो इससे पता लगता है कि उस समय ये लोग इनका भी उपयोग करते थे। तो आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे कि है ना, पाकिस्तान हो ही गया। उसके बाद हड़प्पा सॉरी मोहनजोदड़ो है ना, जो पाकिस्तान में हड़प्पा, पाकिस्तान में कालीबंगा, राजस्थान में है लोथल, गुजरात में बनावली, हरियाणा में चंदूड़ो, सिंध पाकिस्तान में। तो इन सब से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यही है इसमें कि उनका एक तो जो ये स्थल है, इन स्थलों को ध्यान रखना है आपको ना। फिर इन स्थलों को जानते हुए ये कहाँ हैं, है ना, इनकी जगह जो स्थल हैं, पाकिस्तान, पंजाब, ये इनकी ये सब स्थल अथवा जगह इनको याद रखना है। और ये इनके नाम हो गए, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, जो कालीबंगा, ये तो स्थल हो गए, लोथल, बनावली, चंदूड़ो। और जगह कौन सी हो गई, इस जगह तो जैसे चंदूड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में, तो ये जगह हो गई। वहाँ से मिलने वाले जो क्वेश्चन हैं इनसे तो कई बार पूछा गया है कि जुते हुए खेत के प्रमाण किस सभ्यता में, यानी जो जुते हुए खेत हैं ये इसके प्रमाण किस सभ्यता में मिले हैं। तो ये मिले हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं जुते हुए खेत के प्रमाण, तो कालीबंगा से, राजस्थान में। अब यदि पूछ लिया जाता है कि अन्न, इस बड़े बड़े स्नानागार और अन्नागार ये कहाँ पे मिले हैं, तो ये मिले हैं हमें मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान से। कहाँ से मिले हैं हमें, मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान से मिले हैं। तो इसको आप कर सकते हो। ये पूछ सकते हो भाई कंघे वगैरह ये कहाँ से मिले, कंगा कहाँ से मिला है, तो कंगा मिला है हमें, ये मिला है चंदूड़ो से, यानी चंदूड़ो सिंध पाकिस्तान से मिला है। तो ये सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब हम आगे देखते हैं इनमें। अब हम देखते हैं कि रचनाकार और रचना, यानी जैसे किस कवि ने या उन्होंने किस तरीके से ये रचनाएं की थी। तो सबसे पहले देखो यहाँ रचना देखते हैं हम, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, रचना। तो रचनाकार यहाँ देखते हैं कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कालिदास है। तो कालिदास ने कौन कौन सी रचनाएं की थी, कालिदास ने ये सारी रचनाएं की थी। ये रही, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम और विक्रम सूर्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम। यानी कालिदास ने कौन कौन सी रचनाएं की थी, यानी कुमार संभव किसने लिखा, कालिदास ने। मेघदूत किसने लिखा, कालिदास ने। रघुवंश किसने लिखा, कालिदास ने। ऋतुसंहार किसने लिखा, कालिदास ने। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है, कालिदास। विक्रम सूर्यम के कौन है रचनाकार, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के कौन है, कालिदास। तो ये होगा। दूसरा है वेद व्यास। कौन सा है, वेद व्यास। वेद व्यास ने क्या लिखा है, महाभारत। क्या लिखा वेद व्यास ने, महाभारत, यानी ये महाभारत है, महाभारत वेद व्यास ने लिखी है। इसके बाद आ गया चरक ने, चरक संहिता। पतंजलि ने महाभाष्य, यानी आप इसको लिख सकते हो कि इसने कौन सी लिखी है, चरक संहिता। पतंजलि ने महाभाष्य। अब आ जाता है कई बार क्वेश्चन कि चरक संहिता के लेखक कौन हैं, या चरक संहिता किसकी कृति है। तो चरक संहिता चरक की है, महाभाष्य किसकी कृति है, पतंजलि की। महाभारत किसका है, वेद व्यास का। तो आप इनको इस तरीके से इनको याद कर सकते हो। अगला पतंजलि के बाद में आप देखो भरत, जैसे भरतनाट्यम किसने लिखा है, ये आ गया। तो ये है भरतनाट्यम लिखा है, भरतनाट्य शास्त्र किसने लिखा है, भरत ने। धन्वंतरी ने निघंटु, भाष्य ने। स्वपन वासवता वास्यायन ने। कामसूत्र आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत श्रीधर ने। गणेश सार। यानी अब आप देख सकते हैं इसमें से बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भरत ने कौन सा लिखा, नाट्य शास्त्र। धन्वंतरी ने निघंटु, भास ने स्वपन वासवदता वात्स्यायन ने कामसूत्र, आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत और श्रीधर ने क्या लिखा था, गणित सार। तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए।
इसके बाद आप देखते हैं गणेश सर, ब्रह्मगुप्त आता है। तो ब्रह्मगुप्त ने क्या लिखा है? ब्रह्म सिद्धांत। क्या लिखा है ब्रह्मगुप्त में? ब्रह्म सिद्धांत है। भवभूति ने मालती माधव, काममंडक ने नीतिसार, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, बाण भट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित्र, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षसम और देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक ने मृच्छ कटिकम, ये लिखे हैं। ये आपको याद करनी है कि इसने ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मगुप्त की रचना कौन सी है? तो ब्रह्मगुप्त की रचना है ब्रह्म सिद्धांत, भवभूति की रचना है मालती माधव, काममंडक की रचना है नीतिसार, विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र, बाण भट्ट की रचना है कादम्बरी और हर्षचरित, ये हो गया। इसके बाद में विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक की रचना है मृच्छ कटिकम। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर करने हैं, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। अब इधर देखते हैं फिर इसी में जो मेन क्वेश्चन है कि ये जो दर्शन है, दर्शनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से दर्शन हैं और उनके प्रतिपादक कौन हैं। तो सबसे पहले अगर हम दर्शनों की बात करें तो दर्शनों के अगर बात की जाए तो दर्शनों में सांख्य किसने लिखा था? सांख्य किसने लिखा? तो सांख्य के यदि नाम आता है तो सांख्य कपिल ने, है ना, कपिल मुनि थे उन्होंने। योग किसने दिया है? पतंजलि ने। जो ये दर्शन है, न्याय किसने दिया है? जो किसने दिया है? गौतम ने। पूर्व मीमांसा किसने दिया है? जैमिनी ने। और ये बादरायण, ये उत्तर मीमांसा किसने दिया है? बादरायण ने, है ना। ये पूर्व मीमांसा है, वो उत्तरा वो है, इसको थोड़ी देर बाद अगले उसमें पढ़ लेंगे। ये हो गया सांख्य, कपिल मुनि ने सांख्य दिया। उसके बाद में योग पतंजलि, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी। यानी इसको आप सीधे सीधे पढ़ सकते हो कि सांख्य के जो हैं प्रतिपादक हैं कपिल, योग के हैं पतंजलि, न्याय के हैं गौतम, पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। ये आ गया समझ में। दर्शन में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके से पूछा जाता है कि पूर्व मीमांसा के रचयिता है, पूर्व मीमांसा का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? जैमिनी ने। न्याय का सिद्धांत जो है कि जो दर्शन है न्याय दर्शन, वो दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वो गौतम है। अभी इसमें 3 और हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक। तो पूर्व मीमांसा कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कनादया उलूक हैं। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में देखेंगे आप दोबारा से याद करेंगे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कनाद अथवा उलूक हैं। तो इसको आपको बिल्कुल एकदम कन्फर्म याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगला पढ़ते हैं बौद्ध संगीतियाँ। तो सबसे पहले आप बौद्ध संगीति यदि पढ़ेंगे तो इसमें आप देखो कि इसमें प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कब हुई थी? बुद्ध के जो काल में हुई थी या बुद्ध के बाद हुई थी? सबसे पहले जो प्रथम संगीति हुई थी बौद्ध संगति वो हुई थी अजातशत्रु। राजा कौन था उस समय? अजातशत्रु। अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर बिहार में। कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में, बिहार। ये कहाँ स्थिति पड़, ये जगह कहाँ पड़ती है? बिहार में। जो उस समय राजा कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय हुई थी वैशाली में, उस समय राजा कौन था? कालशोक। ये सब उधर के, ये बिहार के क्षेत्र पड़ते हैं। और ये तृतीय है पाटलिपुत्र, पटना। जो पटना पहले पाटलिपुत्र बोलते थे और वर्तमान में पटना बोलते हैं, जो बिहार में ही है। वहाँ भी काफ़ी मैटर चल रहा है लालू का और नीतीश का। तो इस तरीके से राजनीतिक मामले जहाँ चलते रहते हैं वर्तमान में, जो घटनाएं रहती हैं, जो अखबार में आती रहती हैं या जो मुद्दे गर्म एकदम रहते हैं तो उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो करंट अफेयर्स हैं तो करंट अफेयर्स में जो करंट मुद्दे रहते हैं वहीं से क्वेश्चन को उठा लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। जो है कहाँ है कुंडलवन? कश्मीर में। किसके? कनिष्क के शासनकाल में। अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि प्रथम बौद्ध संगीत, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी राजगीर बिहार में। द्वितीय जो हुई थी वो हुई थी द्वितीय में, किसमें? राजा कालशोक के कार्यकाल में। तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी अशोक, सम्राट अशोक का आपने नाम सुना होगा। उस समय सम्राट अशोक वहाँ के राजा थे मगध के। तो पटना में ये बौद्ध संगीति हुई थी, वो राजधानी थी पटना उस समय भी, पाटलिपुत्र बोलते थे।
चतुर्थ जो बौद्ध राजा कौन थे? कनिष्क थे। तो यहाँ पे कनिष्कांश राजा का अगर पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय वहाँ के राजा या किस राज्य में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, तो कंप्लीट। मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से, है ना, ये हो गया। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, क्योंकि गायत्री मंत्र देखो ये रहा। दूसरा यजुर्वेद से कर्मकांड प्रधान है, ये यज्ञ हवन के बारे में बताया गया है। सामवेद संगीतम कला से है, संगीत और कला के बारे में बताया गया है। सामवेद में क्या किसके बारे में वर्णन है? संगीत के बारे में है, कला के बारे में है, कौन कौन सी कलाएं, धनुष कला है और भी कलाएं किस तरह की जो है, जितनी भी तरह की कलाएं कला हो या फिर और कला हो, तलवारबाजी, ये सारी कलाएं होती हैं। और अथर्ववेद है तो इसमें है अंधविश्वास, इसको पवित्र जादू के नाम से भी जाना जाता है अथर्ववेद को। तो पहले 4 वेद हैं हमारे। 4 वेदों में ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये आ गए। तो इन्हीं को हमें याद भी करना है। तो ऋग्वेद में 128 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 128 श्लोक हैं। इसमें ही गायत्री मंत्र है। इसके बाद ये आपको आ जाएगा कि है ना, संगीत एवं कला सामवेद में हुई। पवित्र जादू किसको बोला जाता है? अथर्ववेद को। अब उसके बाद में आ जाते हैं ये उपवेद। तो उपवेदों की बात अगर की जाती है यहाँ पर, तो उपवेदों में आप देख सकते हैं ये उपवेद हैं। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। जो ये आयुर्वेद है ये किसका उपवेद है? ऋग्वेद का, यानी ऋग्वेद का। आयुर्वेद जो उपवेद है वो किसका है? ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। ऐसे ही यजुर्वेद, ये यजुर्वेद दे रखा है। जो धनुर्वेद जो है उपवेद, वो किसका? यजुर्वेद का। ये सामवेद है और ये अथर्ववेद है ना, ये अथर्ववेद है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। यानी उपवेद है, आयुर्वेद किसका है? ऋग्वेद का। धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद का। गंधर्ववेद किसका? सामवेद का। और शिल्पवेद किसका? अथर्ववेद का। अब दोबारा से एक बार पुनः इस चीज़ को सुन लीजिए कि है ना, कि उपवेद हैं तो ऋग्वेद का कौन है? ऋग्वेद का यजुर्वेद, आयुर्वेद, और ये है सामवेद इधर होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद का कौन है? धनुर्वेद, उपवेद। सामवेद का कौन है? उपवेद, गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद कौन है? शिल्पवेद। तो ये आपको याद हो गए होंगे। फिर आगे हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। और ये थोड़ा साइंस से रिलेटेड या फिर एनवायरनमेंट साइंस से थोड़ा रिलेटेड है, तो इसमें दे रखा है, क्योंकि अलग से टॉपिक ना होकर के एक हम इसको क्विक रिवीजन के रूप में आपको याद करा रहे हैं, इसलिए हम ये सारी चीज़ें थोड़े जो पार्ट हैं उन सब से लेकर के आपको तैयारी करा रहे हैं कि जितनी अच्छी तैयारी हो जाए, आपका मतलब रिवाइज हो जाए, उतना अच्छा आप एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस दे सकें। तो अगला बता रहे हैं ओजोन परत से। अब इसमें से जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाएंगे तो मैं सिर्फ उसी मुद्दे पे बात करूँगा जहाँ से ये सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ओजोन परत से संबंधित पहला आता है तो कौन सा समझौता? वो है मॉन्ट्रियल समझौता। कब ये हुआ? मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? 1987 में। फिर दूसरा प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये कब है? 1992 में। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। वन जीव संरक्षण एक्ट कब लागू किया गया था? 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट कब लागू किया गया था? 1973 में। जल प्रदूषण एक्ट कब लागू किया गया था? 1974 में। वन संरक्षण एक्ट कब लागू किया गया था? 1980 में। ये आ गए, और इनको ही आपको फिर याद कर लेना है। दोबारा करा देता हूँ। पर्यावरण पर ओजोन परत से संबंधित समझौता कौन सा है? मॉन्ट्रियल समझौता, जो 1987 में हुआ। दूसरा है प्रोजेक्ट एलिफेंट, किससे संबंधित? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लागू हुआ था? 1992 में। दूसरा है वन जीव संरक्षण एक्ट कब लागू हुआ? 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? 1973 में। जल संरक्षण एक्ट कब लागू हुआ? 1974 में। वन संरक्षण एक्ट कब लागू हुआ? 1980 में। तो ये याद हो गए। उसके बाद में ये प्रोजेक्ट टाइगर, वन संरक्षण, जल प्रदूषण हो गया। उसके बाद में आपको इनके भी दोबारा से ये करना है। जल संरक्षण एक्ट है वो है 1974 में। वन संरक्षण एक्ट
1980 में लागू हुआ। वायु प्रदूषण एक्ट 1981 में। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 में। ध्वनि प्रदूषण एक्ट 2000 में। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। इसके बारे में हम और आगे विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं, एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं। जल प्रदूषण एक्ट कब लागू हुआ था? 1974 में बना था। वन संरक्षण एक्ट कब बना था? 1980 में। वायु प्रदूषण एक्ट कब बना था? 1981 में। ये पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब बना था? ये 1986 में। ध्वनि प्रदूषण एक्ट कब बना था? 2000 में। तो इनको आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में हम इधर बात करते हैं जैव विविधता सम्मेलन। अब ये जैव विविधता जो सम्मेलन है, तो ये जैव विविधता जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन आप देखोगे, ये जैव विविधता सम्मेलन किससे संबंधित है? ये है जैव विविधता सम्मेलन पर कौन कौन से सम्मेलन हुए अब तक? तो अब तक यदि बात की जाए तो कॉप सम्मेलन, आईची लक्ष्य, कार्टागोना प्रोटोकॉल जो 2003 से प्रभावी है, और इसमें है। फिर उसके बाद में इसमें आ जाएगा नगोया सम्मेलन। ये सब किससे संबंधित है? जैव विविधता सम्मेलन। यानी अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉप सम्मेलन किससे संबंधित है? तो जैव विविधता सम्मेलन पर हुआ था कॉप सम्मेलन। आईची लक्ष्य किससे संदर्भ में हुआ था? ये जैव विविधता पर हुआ था, ये जो आईची लक्ष्य सम्मेलन हुआ था। कार्टागोना जो प्रोटोकॉल है वो कब से 2003 से प्रभावी है। ये किससे संबंधित है? किस पर लागू किया गया था? जैव विविधता सम्मेलन पर। नगोया सम्मेलन किसके संदर्भ में किया गया? जैव विविधता सम्मेलन के संबंध में। तो ये इनका सबका संबंध किस और ये जेनेवा प्रोटोकॉल जैविक और रासायनिक जो जैविक हथियार संधि है उससे रिलेटेड है। जैविक हथियार 1972 में और ये रासायनिक वेपन संधि 1993 में समथिंग ये लागू हुई थी, बनी थी। तो जेनेवा प्रोटोकॉल का अगर संबंध आएगा तो वो आएगा जैविक और रासायनिक हथियारों के संबंध से। अगला है पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पृथ्वी सम्मेलन का संबंध, इससे कई बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो मोस्टली ये मान के चलो। ये पृथ्वी सम्मेलन 1992। रियो सम्मेलन किससे संबंधित है? पृथ्वी सम्मेलन 1992 से। ये कहाँ हुआ था? इसका ऑफिशियल नाम है पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। एजेंडा 21 भी किससे संबंधित है? पृथ्वी सम्मेलन 1992 से संबंधित है। ये आपका क्लियर हो गया। अब पूछा जाएगा रियो सम्मेलन का संबंध किससे है? तो पृथ्वी सम्मेलन से। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? पृथ्वी सम्मेलन से। और पर्यावरण, और इसका ऑफिशियल नाम क्या है? पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। किसका नाम है? तो पृथ्वी सम्मेलन इसका नाम है। ये रियो डे जेनेरियो में हुआ था 1992 में, तो इसलिए इसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। रियो सम्मेलन का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि इसको रियो सम्मेलन क्यों बोला जाता है। रियो सम्मेलन इसको इसलिए बोला जाता है ताकि ये जो पृथ्वी सम्मेलन है ये रियो सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में, इसको रियो सम्मेलन कहा जाता है। इसमें 21 एजेंडा रखे हुए थे, इसलिए इसको एजेंडा 21 कहा जाता है। ये हो गया। अब ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड संधियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे। ग्रीन हाउस गैसेस से जो रिलेटेड संधियाँ हैं तो वो हैं क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल, ये हो गया। दूसरा है यहाँ पर UNFCCC। तीसरा है यहाँ पर पेरिस करार। तीसरा कौन सा है? पेरिस करार। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हरित गृह प्रभाव जिसको बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज से संबंधित संधियाँ हुई थी, इस पर क्योटो प्रोटोकॉल बना था। इसके संदर्भ में इसमें भी कई शर्तें निर्धारित की थी। 1993 में हुआ था ये। UNFCCC भी एक संस्था है जो इस ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड संबंधित चीज़ों को देखती है। पेरिस करार 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पृथ्वी का तापमान नहीं रहेगा, ये सारी हुई थी। इसमें बीच में पेरिस करार में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके कार्यकाल में उन्होंने पेरिस करार था वापस से जो अमेरिका का राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने इसमें से अपनी भागीदारी निभाई है।
इकोनॉमिक्स के बारे में जो टॉपिक इकोनॉमिक्स जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जीडीपी किसको बोलते हैं, तो इसका हम फटाफट से इसके बारे में हल्का हल्का बताएंगे। कई बार पूछ लिया जाता है, देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं टोटल योग कर दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। जो किस तरीके से आप वो करेंगे, इसको नोटिफाई करेंगे या किस तरीके से मानेंगे भाई देश की जीडीपी कितनी चल रही है। तो मान लेना जीडीपी कितनी है, 7% है, तो इसका मतलब 100 प्लस 100 में अपन उसको ऐड कर देते हैं 7%। परसेंट का मतलब 1/100 रहता है, लेकिन यहाँ पर 7 रुपये का लाभ हुआ है, ऐसे मान सकते हैं कि जीडीपी में अगर जीडीपी 7% लक्ष्य रखते हैं कि जीडीपी 9% होनी चाहिए, तो हमें इसका मतलब हमें 9 रुपये का लाभ होना चाहिए। जैसे माइनस अगर 23 जीडीपी जैसे चली गई थी लॉकडाउन में, कितनी चली गई थी, जैसे -23 माइनस जैसे 23 चली गई थी अमेरिका की, तो इसका मतलब है हमें उस अमेरिका को -35 रुपये का उसको नुकसान हुआ है। भारत को 23 रुपये का नुकसान हुआ था। अगर मान लो जीडीपी प्लस 4 आते हैं, जैसे 4% है, इसका मतलब है कि हमको 4 रुपये का लाभ हो रहा है 100 रुपये पे। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अगर आए एनडीपी, तो एनडीपी का मतलब है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जब जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, कितना मूल्य ह्रास हुआ है उसमें से जितनी भी हमें हानि कुछ चीज़ों में लॉस होता है या मजदूरी वगैरह कोई भी चीज़ है और भी सारी चीज़ें, तो उनमें से उस चीज़ को घटा देते हैं तो हमें एनडीपी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं निवल घरेलू उत्पाद, एनडीपी। जीएनपी भी इसका एक रूप है। तो जीएनपी को आप किस तरीके से बोलेंगे, जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। वो थी घरेलू उत्पाद और ये है राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें जीडीपी में A+A-B इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है जीडीपी A+A कर देते हैं -B। ए का मतलब विदेशों से, अगर जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दें और विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दें और विदेशों से भेजी गई आय, यानी विदेशों से जो प्राप्त आय उसको तो हम प्लस कर दें इसमें, और विदेशों में भेजी गई जो आय उसको माइनस करते हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, जीडीपी प्राप्त, सॉरी जीएनपी प्राप्त हो जाएगी। ये जीडीपी में, ये किस में प्लस, जीडीपी में करना है, ये इसमें प्लस करना है और इसमें माइनस करना है जीडीपी में। किसको, अगर हम विदेशों से, हम कोई बंदा काम कर रहा है विदेश में या किसी और पद पे है, अगर यहाँ भारत में वो अपनी आय को भेजता है, तो इसका मतलब यहाँ आय उसकी जुड़ रही है। और यहाँ से अगर जितनी धनराशि यहाँ पे कोई काम कर रहा है, कंपनी काम कर रही है और विदेशों में भेज रही हैं उस धन को, तो उस धन को हम घटा देते हैं यहाँ से, वो जीडीपी में से, तो हमें जीएनपी प्राप्त हो जाती है। तो हमारा ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट है वो हमें पता लग जाता है कि हमारी जीएनपी कितनी है। अगला है एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें भी यही है, जीएनपी में जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा दिया तो जीएनपी बच गया, और यहाँ ये इसमें जीएनपी में से मूल्यह्रास घटा दिया तो एनएनपी बच गया। तो सीधा सा फंडा है, इसलिए हम इसको कर सकते हैं जीएनपी, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्शन, निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। अब हमें मूल्यह्रास घटाना है तो हमें क्या हो जाएगा, जीएनपी में से। जीएनपी हम बता ही चुके हैं, जीएनपी क्या है, जीएनपी है जीडीपी में से जब आपको विदेशों में भेजी गई आय घटा दें और विदेशों से प्राप्त आय को उसमें जोड़ दें तो जीएनपी प्राप्त हो जाता है। और जीएनपी में से यदि मूल्यह्रास ये घटा दिया तो हमें एनएनपी प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, एनएनपी प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें याद कर लेनी है, हल्का सा देख लेनी है। अब कई बार अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये है उत्पादन के क्षेत्र, सर्विस मतलब उत्पादन क्षेत्र है, तो जैसे प्राथमिक सेक्टर है ना, प्राथमिक सेक्टर है, ये द्वितीय सेक्टर है, तृतीय सेक्टर है, चतुर्थ है और पंचम है। तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप प्रथम सेक्टर, जैसे प्राथमिक सेक्टर से पूछ ले कि भाई प्राथमिक सेक्टर है तो ये किस में आता है, कृषि, पशुपालन, खनन, ये क्या है, प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। कृषि आता है सबसे ज़्यादा इसमें ना, कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर। दूसरा जो सेकंड जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, सेक्टर, सेकंड सेक्टर, द्वितीय सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, इंडस्ट्रीज जो उद्योग होते हैं उनको बोलते हैं। तीसरा सेक्टर जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, यानी सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन भी पूछा गया है, अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्विस सेवा क्षेत्र
कौन सा है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, ये दे दिए। उत्पादन के क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का कौन सा स्थान आता है, उसमें तो यूपीसीएस में डायरेक्ट पूछा गया था कि सेवा क्षेत्र निम्न में से है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा तृतीयक, है ना। और चतुर्थ में रिसर्च हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, ये चतुर्थ में आती हैं। और जो पांचवें क्षेत्र में जो पीएम, प्रेसिडेंट और जो सीईओ होते हैं कंपनीज के या इसके जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके, तो उनको ये पांचवें क्षेत्र में रखे जाते हैं। आए समझ में। अब है हमारा ये डिमांड सप्लाई का, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है इसको। तो जैसे अगर मान लो किसी चीज़ की, जैसे ये हो गया ये इन्फ्लेशन, ठीक है, ये तो आप इसको देख सकते हो। डिमांड, यदि किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, यानी डिमांड तो आपकी बढ़ रही है, डिमांड क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है यानी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई है कम। इसको क्रॉस नहीं कर सकते हम, लेकिन कम मान सकते हैं। मान लो सब डिमांड 2 है और सप्लाई 1 है। मान लो एक चीज़ के लिए चीनी की सब डिमांड हम कर रहे हैं कि हमें 100 किलो चीनी चाहिए और वहाँ सप्लाई हो रही है मान लो 50 किलो चीनी, तो डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि लोग बागों की कि सप्लाई तो 50 हो रही है और लोगों को चाहिए 100 किलो आराम से। तो उस संदर्भ में क्या होगा, इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति की, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति, और डिफ्लेशन को बोलते हैं मुद्रा अपस्फीति। तो मुद्रास्फीति होगी, मुद्रास्फीति में क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो जो आरबीआई है हमारा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या अपनाएगा, मौद्रिक नीति अपनाएगा उसको महंगाई को कम करने के लिए, यानी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति अपनाएगा। मौद्रिक नीति में कई चीज़ें होती हैं, ब्याज दर कम करना या और भी कई चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें इसमें सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से करता है मौद्रिक नीति अपनाने के लिए। उसकी जो पॉलिसी चीज़ें होती हैं। मान लो डिमांड है 1 और सप्लाई है 2। अब मान लो चीनी आपको सप्लाई हो रही 100 किलो कर दी, है ना, 100 किलो, और ये और यहाँ पे लोग भाग हैं 50, तो वो क्या करेंगे, उनको इतनी चीनी चाहिए नहीं, वो उनको चाहिए 50 किलो लोगों को, और यहाँ हो रही है मान लो 100 किलो, और लोगों को चाहिए कितनी, यहाँ पे 50 किलो बस ये। तो ये क्या होगा कि सस्ती चीज़ें आएंगी। मान लो किसी ने, कंपनी ने जूते बना दिए ज़्यादा और सबके पास हैं जूते, तो वो क्या है कि जूते फिर सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि उसकी डिमांड, सप्लाई तो उसकी हो जाएगी ज़्यादा और डिमांड हो जाएगी उसकी कम हो जाएगी। तो अब सप्लाई, तो इस तरीके से अब डिमांड मान लो इधर है, डिमांड है कि सप्लाई ज़्यादा है, तो ऐसी क्या स्थिति आएगी फिर, डिफ्लेशन की। यानी मान लो जैसे कई बार मंदी आती है, जैसे टमाटर है, प्याज है, सस्ती हो जाती है, महंगी हो जाती है, हम यहीं से उदाहरण लेते हैं। अगर टमाटर है मान लो, अब टमाटर की आवक होगी बहुत ज़्यादा, तो लोग बाग उसको कम खरीदेंगे, कितना खाएंगे, पहले 1 किलो खाते हैं 2 किलो खा लेंगे, लेकिन टमाटर की आवक हो रही है 5 किलो के हिसाब से, तो उसमें क्या होगा कि लोग बाग खरीदेंगे नहीं, तो वो टमाटर क्या होगा, सड़ जाएगा। अगर टमाटर सड़ेगा सब जो, तो वो क्या है कि अपने रेट गिराएंगे और ज़्यादा, कि लोग बाग और है, तो लोग बाग और खरीदेंगे फिर, अगर ज़्यादा सस्ते होंगे। मान लो पहले 10 किलो में 10 रुपये में 2 किलो आते हैं, अब मान लो 10 रुपये में 5 किलो आते हैं, तो 5 किलो खरीद करके उसका चाहे अचार बनाएंगे, चाहे सॉस बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, फिर वो उसको उसी हिसाब से खरीदेंगे, है ना। फिर भी वो मिलेंगे तो 5 किलो ही खरीद पाएंगे। अगर आवक और ज़्यादा हो रही है तो फिर उसको नहीं खरीद पाएंगे, यानी उसके दाम बढ़ते जाएंगे। ऐसे में क्या है कि धीरे धीरे मंदी आएगी, क्योंकि जो आदमी बेच रहा है, किसान है और कोई भी है, तो उसको तो घाटा होगा उसमें से। उसकी कई बार वो सोचेगा कि ये माल सड़ जाएगा, सड़ने के बजाय वो बेचेगा उसको, तो क्या आएगी, आर्थिक मंदी आएगी। ऐसे में जो गवर्नमेंट है वो कौन सी अब नीति अपनाती है, राजकोषीय नीति, वो ब्याज दर वगैरह बढ़ानी है, घटानी है, इस तरीके की और भी कई नीतियाँ होती हैं, वो और भी कई उनकी नीति होती है इस तरीके से, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो ये सारी चीज़ें अपनाती हैं। अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।